14 अगस्त 2005 ग्रीस के कैपिटल एथेंस के आसमान पर एक अजीब और खौफनाक मेहमान मंडला रहा था। जमीन से करीब 10,000 मीटर ऊपर एक पैसेंजर प्लेन बिल्कुल खामोशी से बिना किसी से राब्ता किए बस घूम रहा था। इसमें खौफ खाने वाली बात ये थी कि पिछले 2 घंटों से ये प्लेन किसी भी कंट्रोल टावर के मैसेजेस का कोई जवाब नहीं दे रहा था। एथेंस की आबो हवा में खौफ फैल चुका था। क्या ये कोई टेररिस्ट अटैक की तैयारी थी या फिर कोई हाईजैकिंग इवेंट? इसी डर की वजह से ग्रीक एयरफोर्स ने फौरन अपने फाइटर जेट्स इसके पीछे रवाना किए। जब फाइटर जेट्स प्लेन के करीब पहुंचे तो प्लेन के अंदर होश उड़ा देने वाला मंजर देखा गया। मालूम ये पड़ा कि प्लेन के अंदर बिल्कुल खामोशी थी, कोई हरकत नहीं, कोई हलचल नहीं। सारे पैसेंजर्स अपनी सीट पर बेजान बैठे थे और कॉकपिट में भी कोई मौजूद नहीं था। इसी दौरान F-16 के पायलट्स को प्लेन के कॉकपिट में एक शख्स दिखाई दिया जो बज़ाहिर पायलट नहीं दिखता था। वो कॉकपिट में इधर उधर घूम रहा था, जैसे कुछ ढूंढ रहा हो या कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। अगले ही लम्हे प्लेन अचानक एक तरफ झुका और तेजी से जमीन की तरफ उतरने लगा। कुछ ही मिनटों के बाद वो एथेंस के नॉर्थ में पहाड़ियों से टकराकर तबाह हो गया। हादसे के फौरन बाद इन्वेस्टिगेटर्स काम पर लग गए। उन्होंने मलबे का मुआयना किया और उस इंजीनियर से भी सवाल जवाब किए जिसने हादसे से पहले प्लेन पर मेंटेनेंस का काम किया था। हादसे से एक रात पहले उसी इंजीनियर ने जहाज पर प्रेशराइजेशन लीक टेस्ट किया था। इस टेस्ट के दौरान उसने ओवरहेड पैनल पर मौजूद प्रेशराइजेशन मोड को ऑटो से हटाकर मैनुअल पोजीशन में रख दिया था, पर काम खत्म करने के बाद वो स्विच को वापस ऑटो पर रखना भूल गया। जहाज 34,000 फीट की बुलंदी पर उड़ रहा था और मैनुअल पोजीशन की वजह से उसके अंदर हवा का दबाव कम होना शुरू हो गया। कम प्रेशर में इंसानी दिमाग सिर्फ 10 मिनट तक काम कर सकता है और इस हालत को हिपोक्सिया कहते हैं, यानी ऑक्सीजन की कमी। इसका सबसे पहला असर दिमाग पर होता है, जिससे कंफ्यूजन, सोचने की सलाहियत में कमी और आखिर में बेहोशी या मौत भी हो सकती है। दोनों पायलट्स को अपनी प्री फ्लाइट ड्यूटीज में इस स्विच को चेक करना था, लेकिन उन्होंने गौर नहीं किया क्योंकि नॉर्मली वो स्विच ऑटो पोजीशन में ही होता है। उनके पास मसले को पहचानने के लिए 2 मौके और थे, टैक्सी से पहले और टेक ऑफ के बाद, लेकिन वो हर मौके को गवा बैठे। जब जहाज 12,000 फीट से भी ऊपर चला गया तो कैबिन एल्टीट्यूड वार्निंग बजना शुरू हो गया, लेकिन पायलट्स का ध्यान प्रेशराइजेशन सिस्टम के बजाय टेक ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वार्निंग की तरफ चला गया। इसी गलतफहमी में उन्होंने वो प्रोसीजर शुरू कर दिया जो अमूमन टेक ऑफ से पहले रनवे पर किया जाता है, और ऐसे वो असली मसले को पूरी तरह नजरअंदाज कर बैठे। इसी दौरान जहाज में ऑक्सीजन मास्क निकल आए और पैस ऑक्सीजन की लाइट जल पड़ी, लेकिन हाइपोक्सिया के शुरुआती असरात की वजह से शायद उन्होंने इस पर भी ध्यान नहीं दिया। यही वो वक्त था जब कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर बेहोश हो गए और 10 मिनट की ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने के बाद पैसेंजर्स और क्रू भी अपने होश खो बैठे। अब सवाल ये उठता है कि कॉकपिट में वो शख्स कौन था जो उनके बेहोश होने के 2 घंटे के बाद वहां पहुंचा था। तहकीकात से मालूम पड़ा कि वो फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास प्रोग्रामू था, जिसके पास कमर्शियल पायलट लाइसेंस था, लेकिन वो 737 उड़ाने के लिए क्वालिफाइड नहीं था। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से पता चला कि प्रोग्रामू ने इंजन्स फेल होने के बाद मेडे कॉल्स करने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो गलती से ट्रांसमिट बटन दबाना भूल गया। इन्वेस्टिगेशन बोर्ड ने यह तहकीक की कि उसकी फ्लाइंग एक्सपर्टीज इतनी नहीं थी कि वो एक बोइंग 737 को कंट्रोल कर सके, वो भी जब फ्यूल खत्म होने की वजह से इंजन फेल हो गए हों। और अगर वो किसी तरह जहाज को लैंड करवा भी लेता, फिर भी पैसेंजर्स और क्रू का जिंदा बचना नामुमकिन था, क्योंकि इतनी देर तक हाइपोक्सिया दिमाग में इररिवर्सिबल डैमेजेस पैदा कर देता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जहाज के मलबे में से 4 में से 3 पोर्टेबल ऑक्सीजन सिलेंडर्स इस्तेमाल शुदा हालत में मिले। इससे ये साबित हुआ कि प्रोग्रामू और शायद 2 और कैबिन क्रू मेंबर्स ने इन सिलेंडर्स को इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से वो बाकी मुसाफिरों और पायलट्स के मुकाबले में ज्यादा देर तक होश में रहे। हीलियोस फ्लाइट 52 के हादसे के बाद एविएशन इंडस्ट्री ने बहुत कुछ सीखा और कई नई SOPs भी बनाई गई, जिनमें बोइंग को पायलट्स की ट्रेनिंग में इजाफा करने और वार्निंग्स के फर्क को समझने की हिदायत दी गई। इन SOPs को लागू करने के बाद हीलियोस फ्लाइट 52 जैसा हादसा आज तक दोबारा नहीं हुआ।